नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिन भर की ताजा बड़ी खबरों में। आज की खबर में मैं हूं आपके साथ अल्ताज खान। अगले 10 मिनट में होंगी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। सपा सांसद शफीकुर रहमान ने इस्लाम को बताया असली मजहब, कहा हिंदुस्तान न कभी हिंदू राष्ट्र था और न होगा। हैदराबाद में भाजपा नेताओं की एआईएमएम के पार्षदों ने बैठक में कर दी पिटाई। एफआईआर दर्ज करने पहुंचे तो पुलिस ने थाने में भाजपा नेताओं को किया बंद। सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस करने से बचे पार्टी नेता और टीवी के पैनलिस्ट। समाजवादी पार्टी ने यूपी में आदेश किया जारी। ईरान के विदेश मंत्री ने रद्द किया भारत दौरा। एक वीडियो क्लिप से मचा था बवाल। भारत के लिए भी माना जा रहा है बड़ा झटका। आजम खान के जौहर शोध संस्थान को 15 दिन में खाली करने का योगी सरकार ने दिया नोटिस। आजम खान का रामपुर पब्लिक स्कूल होगा अब बंद। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद गौतम अडानी को एक और बड़ा झटका। हाथ से निकली पावर सेक्टर की बड़ी डील। 2024 में फेल हो जाएंगे बीजेपी के पुराने दाव, नहीं मिलता दिख रहा है वोट। सर्वे में हुआ खुलासा, मोदी अमित शाह की बड़ी चिंता। राजस्थान में 1 लाख लोगों को मिलेगी सरकारी नौकरी। चुनाव से पहले सीएम अशोक गहलोत ने किया ऐलान। निकत को खुशी दुबे बनाए जाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में कर रही है भाजपा। एआईएमएम ने मुख्तार अंसारी की बहू को जेल भेजने का किया विरोध, कानूनी मदद देने का भी किया वादा। गूगल ने फिर भारत में निकाले 453 कर्मचारी। सुंदर पिचाई ने ली फैसले की जिम्मेदारी। भारत सरकार के लिए बड़ा झटका। अब खबरें जानते हैं दोस्तों विस्तार से। संभल लोकसभा क्षेत्र से सपा सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने गुरुवार को कहा कि भारत ना तो पहले हिंदू राष्ट्र था और ना ही अब है और ना ही आगे कभी हिंदू राष्ट्र बनेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के बयान पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ मेरे अच्छे दोस्त हैं और 4 बार मेरे साथ संसद में रहे हैं, लेकिन वह हिंदू राष्ट्र होने की बात गलत कह रहे हैं। भारत हिंदू राष्ट्र बने ये तो हिंदुस्तान भी कबूल नहीं करेगा, मुसलमान की तो छोड़ ही दीजिएगा। आगे उन्होंने कहा कि कुरान शरीफ आसमानी किताब है, वह दुनिया की किताब नहीं है। इस्लाम पर कभी भी कोई धब्बा नहीं लेगा, इसलिए भारत कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। तेलंगाना भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि एआईएमएम के एक पार्षद ने कुछ अन्य लोगों के साथ हैदराबाद में काला पत्थर पुलिस थाना क्षेत्र में पार्टी की बैठक के दौरान बीजेपी नेताओं पर हमला किया। भाजपा ने दावा किया कि मामले में पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा पुलिस भाजपा के नेताओं पर ही कार्रवाई करने की धमकी दे रही है। भाजपा ने आगे आरोप लगाया है कि पुलिस ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार किया, जिसके बाद पार्टी ने एआईएमएम और नगर सेवक भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ दुर्व्यवहार करने वाले पुलिस कर्मियों पर तत्काल कार्रवाई की मांग की है। तो भाजपा की स्थिति तेलंगाना में बहुत बुरी है। मुश्किल में घिरे गौतम अडानी को एक और तगड़ा झटका लगा है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने डीबी पावर को खरीदने के लिए एक बड़ी डील की थी, जो अब निरस्त हो गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस डील को सीसीआई से भी मंजूरी मिल गई थी, लेकिन अडानी पावर ने स्टॉक एक्सचेंज को बताया कि इस डील को कंप्लीट करने की डेट एक्सपायर हो गई है। इस डेट को 4 बार पहले ही बढ़ाया जा चुका था और फाइनल क्लोजिंग डेट 15 फरवरी को एक्सपायर हो गई। इस डील को पूरा होने से पावर सेक्टर में अडानी ग्रुप की ताकत मजबूत होती, लेकिन ये नहीं हो पाई क्योंकि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद अडानी ग्रुप के लगातार शेयर धड़ाम से हो गए और कंपनी पर कई आरोप लगे। कंपनी बुरी तरह से फंस गई क्योंकि कांग्रेस और विपक्ष लगातार इसकी जांच की मांग करने लगा, लेकिन अब अडानी को यह दूसरा बड़ा झटका लगा है और अडानी की कंपनी इस डील को पूरा करने में नाकाम हुई। समाजवादी पार्टी ने अपने सभी नेता और टीवी पैनलिस्टों को सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस से परहेज करने की हिदायत दी है। पार्टी के सचिव ने इसकी जानकारी दी। सपा के राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने बताया कि पार्टी अध्यक्ष और प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सभी कार्यकर्ताओं, पार्टी नेताओं, पदाधिकारियों तथा टीवी पैनलिस्टों को हिदायत दी कि वे टीवी चैनलों पर होने वाली परिचर्चाओं के दौरान सांप्रदायिक मुद्दों पर बहस करने से परहेज करें। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी धार्मिक मुद्दे उठाकर जनता का ध्यान बुनियादी मुद्दों से भटकाने की लगातार कोशिश कर रही है, लिहाजा सपा नेता टीवी चैनलों पर धर्म से संबंधित बहसों में न उलझे। चौधरी ने कहा कि वर्तमान शासनकाल में महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, भ्रष्टाचार बेलगाम है, किसान, नौजवान सहित समाज का हर वर्ग परेशान है, महिला बच्चों को अपमानजनक हालत से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन सरकार हिंदू मुसलमान की लड़ाई में लगी हुई है। ईरान के विदेश मंत्री हुसैन आमिर अब्दुल्ला हाई ने अपनी भारत यात्रा को रद्द कर दिया है। अब्दुल्ला हियाई ने अगले महीने
3 या 4 मार्च को होने वाली रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने के लिए भारत आने वाले थे। रायसीना डायलॉग विदेश मंत्रालय के साथ रिसर्च फाउंडेशन के एक प्रमुख थिंक टैंक कार्यक्रम है। अब्दुल्ला हियाइन की यात्रा रद्द होने के पीछे एक छोटा सा वीडियो बताया जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मात्र 2 सेकंड के वीडियो में एक ईरानी महिला राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की तस्वीर के साथ विरोध में अपना बाल काटती हुई नजर आ रही है, जिसके बाद इस यात्रा को रद्द किया गया है। सपा नेता आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। आजम खान के मौलाना मोहम्मद अली जौहर प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान की बिल्डिंग और जमीन को खाली कराने का योगी सरकार ने नोटिस जारी कर दिया है। इस नोटिस में 15 दिन की मोहलत आजम खान को दी गई है। ये नोटिस 15 फरवरी को भेजा गया था। आजम खान के जौहर ट्रस्ट के कब्जे में लगभग 13,000 वर्ग मीटर जमीन पर एक आलीशान बिल्डिंग है। इस जमीन और बिल्डिंग सपा शासन में मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट को 100 रुपये वार्षिक शुल्क पर 33 साल के लिए लीज पर दी गई थी, जिसमें तय हुआ था कि अवधि 33 साल के बाद 2 बार और बढ़ाई जा सकती है। बहरहाल आजम खान के जौहर शोध संस्थान में मौजूदा वक्त में उनका रामपुर पब्लिक स्कूल चल रहा है, जिसके बाद योगी सरकार ने इसको निरस्त करने का ऐलान कर दिया और नोटिस भी जारी कर दिया। और आजम खान का जो रामपुर पब्लिक स्कूल है वो बंद हो सकता है और उस स्कूल को खाली सरकार कराने वाली है। लोकसभा चुनाव को लेकर अब करीब 400 दिन ही बचे रह गए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी एक बार फिर से हैट्रिक लगाने की उम्मीद लगाए बैठी है, लेकिन उसके लिए अगला लोकसभा चुनाव इतना आसान नहीं होने वाला है। हाल ही में आए एक ताजा सर्वे में सामने आया है कि बीजेपी जिन मुद्दों पर वोट पाती रही है वे अब कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हाल ही में सी वोटर और इंडिया टुडे ने देश का मिजाज समझने का दावा करने वाला एक सर्वे किया। इस सर्वे में पता चला कि कभी बीजेपी की धुरी रहे राम मंदिर और अनुच्छेद 370 जैसे मुद्दे अब उसके वोटरों की प्राथमिकता में नहीं है। खास बात यह है कि बीजेपी ने राम मंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 का जो वादा किया था वो पूरा हो रहा है। बावजूद इसके ये मुद्दा अब वोटरों को आकर्षित नहीं कर रहे हैं और लोग इन मामलों पर बीजेपी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बीजेपी की चिंता बढ़ गई है और बीजेपी को कोई नया मामला ढूंढना पड़ेगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सदन में बजट बहस में हिस्सा लेते हुए राज्य में 1 लाख भर्तियों की गुरुवार को घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ये भर्तियां पहले से घोषित भर्तियों से अलग होंगी। ये भर्तियां सभी सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए की जाएंगी। मुख्यमंत्री ने सरकार की प्रमुख स्वास्थ्य बीमा योजना मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाने की भी घोषणा की है, जिससे आम जनता को राजस्थान की फायदा होगा। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बहू और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुबह सपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निकत अंसारी को चित्रकूट में गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का मामला अब सियासी रंग लेने लगा है। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने अब खुलकर निकत अंसारी का समर्थन किया है। ओवैसी की पार्टी का कहना है कि योगी सरकार निकत अंसारी का उत्पीड़न कर रही है और उसे फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेजा गया है। AIMM ने निकत को जेल भेजने का विरोध करने के लिए कहा है और कहा है कि एक साल के दुमुहे बच्चे से अलग कर दिया गया। उन्होंने कहा कि निकत अंसारी को दूसरी खुशी दुबे बनाए जाने की बीजेपी उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रही है। AIMM के प्रवक्ता मोहम्मद फरहान के मुताबिक उनकी पार्टी निकत अंसारी की हर तरह से मदद करेगी और उसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ेगी। निकत के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएगी और उसके उत्पीड़न को कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। तो ये ऐलान ओवैसी की पार्टी ने उत्तर प्रदेश में किया है। दुनिया भर में मंदी के साए के बीच छटनी का सिलसिला लगातार जारी है। फेसबुक, ट्विटर, अमेजन समेत कई बड़ी फार्मों के कर्मचारियों को निकाले जाने के बाद हाल ही में गूगल भी इस रेस में शामिल हुआ है। अब एक बार फिर कंपनी ने बड़े पैमाने पर छटनी का ऐलान किया है और ये किसी और नहीं बल्कि भारतीय यूनिटों से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि गूगल ने भारत में अपने 453 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। इससे पहले ट्विटर ने भी, फेसबुक ने भी कई भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को नौकरी से निकाला था। कानपुर देहात के रूरा थाना क्षेत्र में अवैध अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए अग्निकांड में जलकर मरने वाली मां बेटी परिवार से कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी मिलने आ सकती हैं। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने अब तक किसी भी विपक्षी दल के किसी भी नेता को परिवार से मिलने नहीं दिया। ऐसे में माना जा रहा है कि प्रियंका का ये दौरा औचक व गोपनीय रह सकता है। पार्टी के नेताओं का कहना है कि प्रियंका गांधी ने घटना की पूरी जानकारी मांगी थी, जो उपलब्ध करा दी गई है। माना जा रहा है कि इस हफ्ते के अंत तक वह पीड़ित परिवार से मिल सकती हैं। झारखंड के पलामू में महाशिवरात्रि की तैयारियों के बीच भड़की हिंसा के लिए MIM ने
आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि पलामू में हिंसा के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सीधे तौर पर जिम्मेदार है। साजिशन हिंसा को अंजाम दिया गया। उन्होंने राज्य सरकार पर हमला करते हुए कहा कि सरकार को हिंसा पर काबू पाने के लिए जिस तरह की कार्रवाई करनी चाहिए थी वह नहीं हुई। तुर्की सीरिया में आए घातक भूकंप के चलते मृतकों की संख्या शुक्रवार को बढ़कर 41,000 हो गई है। संयुक्त राष्ट्र ने आपदा पीड़ित राष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये मानवीय सहायता के रूप में देने की अपील की है। वहीं तुर्की में बीच बीच में मामूली भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार पिछले 12 घंटे में 4 बार भूकंप के झटके